गुड इवनिंग। वापस जो बची हुई बुक है, लास्ट बची है। बाकी सारी हो गई ना अपने पास। लास्ट बची है वाली इस बुक में न्यूक्लियर वाली है। अपन इसको भी कर लेते हैं, जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है न्यूक्लियर का, सबसे बड़ी बात तो ये है आपके यहाँ सिलेबस में छोटा ही पोर्शन है। पहला जो पार्ट, 3 पार्ट में अपन इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, पार्टिकल मोमेंट क्या होता है, उसकी पेरिटी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, उसका स्पिन क्या है ना। इन सारे के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है। बस ये इतना अच्छा पोर्शन है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के रूप में है, और वो रहेगा फर्स्ट पार्ट के रूप में। सेकेंड पार्ट में आपके पास यहाँ एक्सेलेटर्स रहेंगे। 6 टाइप के एक्सेलेटर आपको दिए गए हैं। लीनियर है, साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन आपके पास है। ठीक है, ये 6 एक्सेलेटर हैं, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे हैं। उसके बाद तीसरा जो पोर्शन है वो भी छोटा सा ही, कोई बड़ा पोर्शन नहीं है आपके यहाँ। तीसरे पोर्शन में आपके पास डिटेक्टर्स हैं, है ना। डिटेक्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे डिटेक्टर्स हैं। और आपके तो मोस्टली गैसीय डिटेक्टर हैं, एक दो छोटे छोटे डिटेक्टर और हैं, है ना। क्लाउड चैम्बर है, सिंटिलेशन डिटेक्टर है, वो और है। बाकी बाकी बहुत कम है। जीएम काउंटर है, और आयनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल काउंटर है। बस ये आपके छोटे से डिटेक्टर हैं। ठीक है, तो छोटा सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और बहुत इजी वे में हो जाएगा, है ना। इतना ऐसा नहीं कि लंबा खींचने की जरूरत पड़ेगी। लगभग 5-6 क्लासों में, मैक्सिमम 5-6 क्लासों में सारा नहीं पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। इससे एक्सेलेटर से शुरू कर रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सेलेटर का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करना, है ना। गाड़ी चलाते हैं तो आप जानते हो ना, गाड़ियों में एक पेडल आता है एक्सेलेटर का, एक्सेलरेट करते हो आप, है ना। मोटरसाइकिल करते हो ना, भूं भूं कराते हो ना उसको तो वो भी क्या एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेट करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। यहाँ अपने पास क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आने का मतलब हमारे पास अपन बहुत छोटी डायमेंशंस में आ जाते हैं। ठीक है, लेंथ की और साइज की बहुत छोटे डायमेंशन में आ जाते हैं। उस कंडीशन में अपने यहाँ पार्टिकल्स जो रहते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, उनको एक्सेलरेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, या किसी टाइप का लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम है, मरकरी आयन है। ठीक है, तो ये आयन्स जो रहते हैं, इन आयन्स को अपन को क्या करना होता है, एक्सेलरेट करना होता है, और इनसे अपन को कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी होती है। उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, और उसके लिए हम ये एक्सेलेटर्स काम में लेते हैं। इतना सिंपल सा काम होता है। अब चूंकि सीधी सी बात है, अपने यहाँ जो सिलेबस में है वो मोस्टली कौन से एक्सेलेटर्स हैं, सॉरी, वो एक्सेलेटर्स हैं जो केवल आयनाइज्ड जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उनको एक्सेलरेट करने के काम में आते हैं। अब 2 तरीके होते हैं आयनाइज्ड पार्टिकल को क्या करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। पहला तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है, कोई भी आवेशित कण है, मान लो उसको आप जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सीधी सी बात है, उस पर फोर्स लगता है। ठीक है ना। जैसे आपने वांडे ग्राफ जनित्र जनरेटर पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, और साइक्लोट्रॉन भी आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ भी है। तो उसमें सीधी सी बात ये होती है, किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसको एक्सेलरेट करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, और अब नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। अब जो कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका सेटअप भी बहुत क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा वो अलग बात है। और पहला ही जो आपके पास है लीनियर एक्सेलेटर है, इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज किया जाता है। अब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक ही तरीके से आप यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं करो, तो लीनियर एक्सेलेटर के तौर पे आप इसका डिजाइन करते हो, तो पता चलता है कि इसकी लेंथ क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और इतनी ज़्यादा अगर लेंथ आप लेते हो काम में, तो थोड़ा सा सिस्टम को वैक्यूम रखना उसमें, और इसको बनाए रखना, और इतनी सारी व्यवस्थाएं करना, इतनी बड़ी दूरी तक मेंटेन रखना लैब को, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है ना। हाँ, हालांकि शुरुआत में हुआ यही बहुत पॉपुलर रहा, और लगभग 2-2, 3-3, 2.5-2, 3-3 किलोमीटर तक के एक्सेलेटर बनाए गए। ठीक है, उसके बाद आया कि भाई अपन ऐसा क्यों करें, मैग्नेटिक फील्ड भी तो अपने पास है। मैग्नेटिक फील्ड अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड अपन लगा दें तो वो घूम भी तो सकता है, उसको सर्कुलर पाथ दे सकते हैं, या अपन कहें कि स्पाइरल पाथ दे सकते हैं अपन उसको। तो अगर ऐसे पाथ पे उसको घुमाया जा सके, तो हमारे लिए जो मशीन लंबी बन रही थी उसको छोटा करना ईजी हो जाता, उसको मेंटेन करना थोड़ा इजी हो सकता है। और अपन बार बार क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें लगा सकते हैं, और बार बार उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, सर्कुलर पाथ पे घुमा पे क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। और ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा
कर सकते हैं। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के बाद ये सारे के सारे डेवलप हुए जो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, सर्कुलर पाथ के सिद्धांत पर ही काम करते हैं सारे के सारे। ये केवल एक है जिसमें सरल रेखा होता है, पथ जो होता है पार्टिकल का, एक्सेलरेटेड पाथ पार्टिकल का, वो सरल रेखा होता है, बाकी में सारा का सारा काम है। अब ऐसा नहीं कि घुमाने में क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो भी अपन देखेंगे कि उसमें केवल लंबाई थी, इसमें और भी चीज़ें हैं, वो सारी धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप के आपके पास एक्सेलरेटर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास चलें, अब एक्सेलरेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? पार्टिकल चाहिए। किसको करें एक्सेलरेट? पार्टिकल को करें। आयन चाहिए आपको। आयन किससे मिलेगा? आयन सोर्स से मिलेगा। ठीक है, तो आयन सोर्स आपके पास सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, आयन सोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको जो भी आयन चाहिए, जिस भी टाइप के आपके पास आयन है अवेलेबल है, वो आप यूज कर सको, किसमें? एक्सेलरेटर में यूज कर सको और उसको एक्सेलरेट कर सको। और मजेदार बात है कि आयन सोर्स जो आपके पास आ गया, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, है ना? उसकी प्रॉपर्टीज सबसे पहली बात क्या? उसका एनर्जी बैंड बहुत ही छोटा होना चाहिए, है ना? ऊर्जा प्रसार क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए, यानी लगभग सेम सी एनर्जी की आयन ही वो आपको देता रहे, ताकि हमारे पास जो सिस्टम है, जिस मशीन में हम उसको यूज में ले रहे हैं, जिनको एक्सेलरेट करना चाहें, वहां उनका फोकशन अच्छा होता रहे। ठीक है ना, कला फोकशन अच्छा होता रहे। कणों में कणों की ऊर्जा में समांगता, होमोजेनिटी होनी चाहिए, यानी लगभग सेम सी एनर्जी के सारे पार्टिकल होने चाहिए। दूसरी क्या कह रहा है? उच्च तीव्रता निर्गम, अर्थात दीर्घ आयु होनी चाहिए, अर्थात दीर्घ आयु होनी चाहिए। उच्च तीव्रता निर्गम, आउटपुट जो है, जो आयन सोर्स आपको आयन दे रहा है, उसका आउटपुट है, उसमें इंटेंसिटी क्या रहनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में आपको आयन अवेलेबल होने चाहिए, इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, और दीर्घायु, काफी लंबे टाइम तक वो काम करे, ऐसा अपने पास आयन सोर्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उच्च दक्षता का होना चाहिए। आप उसको पावर दे रहे हो और उसके एवज में आपको सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है? अच्छी है। ठीक है, तो अच्छी दक्षता वाला होना चाहिए। मोस्टली कौन कौन से आयन सोर्स काम में लेते हैं? हॉट एंड कोल्ड कैथोड आर्क काम में लिया जाता है। स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स है, उससे भी आप आयन प्राप्त करते हो। मैग्नेटिक आयन सोर्स होते हैं, उनसे भी आप आयन प्राप्त करते हो। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज सोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेशन सोर्सेस होते हैं। ये कुछ बेसिक्स नाम्स हैं जो किसके रूप में काम में लिए जा सकते हैं? आयन सोर्स के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं अपने सिलेबस, अपन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये पार्ट भी उसका एक होता है एक्सेलेरेटर का। ठीक है ना, प्राइमरी पार्ट। अब आ जाते हैं अपन पहले ही एक्सेलेरेटर पे। बहुत प्यारा और सुंदर और सरल सा एक्सेलेरेटर होता है, और इससे लगभग क्वेश्चन पुट हो जाता है। कौन सा नाम है इसका? लीनियर एक्सेलरेटर। इसको कई बार लीनाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनाक भी कहते हैं। और रैखिक त्वरित्र के तौर पे आप इसको जानते हो। होता क्या इसमें? सबसे पहला पार्ट आयन सोर्स होता है। ठीक है ना, इससे आयन बीम मिलती है आपको। ठीक है ना, इसमें आउटपुट भी आपको आयन बीम के रूप में मिलता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, किसके रूप में मिलता है? आयन बीम के रूप में मिलता है। होता क्या इसमें? रेडियो फ्रीक्वेंसी का दोलनी विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। एक ही टाइप का फील्ड कौन सा यूज किया जाता है? एक ही टाइप का फील्ड यूज किया जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की होनी चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये स्थिति आपके पास रहती है। और वी डैश बराबर वी कॉस ओमेगा टी दोलनी है, तो आपके पास सीधी सी बात है। क्या इसमें बेसिकली जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? ये ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? ये ट्यूब्स होती हैं, जो मेटेलिक ट्यूब्स होती हैं। इनको अपवाह नलिकाएं भी कहते हैं, या ड्रिफ्ट ट्यूब्स भी कहा जाता है, ड्रिफ्ट ट्यूब्स कहा जाता है। आपको एक चीज दिख रही है इसमें? छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और बड़ी, और बड़ी, और बड़ी। ये ट्यूब्स की लेंथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, किसके रूप में लेते हैं? जो प्राकृत संख्याएं होते हैं उनके अंडर रूट के रूप में इनकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है। रूट एन के प्रोपोर्शनल होती है, एन की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होती है, जो अपन देख लेंगे आगे। ठीक है, अब खास बात क्या है? नलिकाओं के बीच का जो गैप है वो आपको दिख रहा होगा, सेम है। एक नली रख दी, एक ट्यूब रख दी, दूसरी ट्यूब के बीच का गैप है आपके पास, तीसरी ट्यूब और दूसरी के बीच का गैप, चौथी और तीसरी के बीच का गैप। ये जो गैप है ये क्या रहता है? सेम रहता है, इक्वल रहता है। ये जरूर ध्यान। लेंथ क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है लेंथ ट्यूब्स की, लेकिन गैप क्या रहता है? हाँ, दूसरा काम क्या किया जाता है कि इसमें जो ऑड नंबर्स की होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, इन सबको क्या किया जाता है? एक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स के एक टर्मिनल से। और जो 2, 4, 6 इवन नंबर्स वाले होती हैं उनको दूसरे टर्मिनल से ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, रेडियो सोर्स के। हाँ, अब क्या होता है? इनिशियली सपोज आपके पास यहाँ 1, 3, 5 वाले को क्या किया गया है? आपने पॉजिटिव
टर्मिनल किया है आपने, जैसे ये पॉजिटिव पे रखा और इसको किस पे रखा, नेगेटिव पोलैरिटी पे रखा इन टर्मिनल्स को, समझ गए। तो जैसे इसको पॉजिटिव पे रखा, पॉजिटिव पोलैरिटी पे रखा, तो 1 3 5 वाली जितनी भी हैं विषम संख्या वाली, वो सारी की सारी ट्यूब्स किस पे आ जाएंगी, पॉजिटिव पोलैरिटी पे आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा उनकी डायरेक्शन में या दूर की ओर रहेगा उनसे, ठीक है, सिंपली। और ये जो रहेंगी, ये कौन सी वाली, इवन नंबर वाली, वो किस में रहेंगी, हाँ नेगेटिव में रहेंगी, ठीक है। अब आपको आयन किस टाइप का एक्सेलरेट करना है वो जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको पॉजिटिव आयन ट्रीट करना है कि पॉजिटिव आयन है उसको एक्सेलरेट करना है, तो पॉजिटिव आयन यहां इन सोर्स से यहां पुटअप करोगे, इस रीजन में जैसे ही पुटअप करोगे तो पॉजिटिव आयन है उसको यहां एक्सेलरेट आपको करना है, इसका मतलब इस ट्यूब की तरफ आपको अट्रैक्ट करना है। तो ये ट्यूब किस पे रहनी चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल पे। और अगर यहां नेगेटिव आयन को आपको एक्सेलरेट करना, तो अभी अपन ने बात करी किस पे रखना पड़ेगा, पॉजिटिव पे, ठीक है। जनरली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए काम में आता है अपने पास, ठीक है। तो सिंपली अपन सपोज कहें कि प्रोटॉन को अपन को एक्सेलरेट करना है, किसको करना है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है। तो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना, उस टाइम मैं यहाँ आयन सोर्स से मैं प्रोटॉन प्राप्त करूंगा। जैसे मेरे पास प्रोटॉन आएंगे, सेम उसी टाइम जैसे प्रोटॉन यहाँ पास में रहेंगे, मैं यहाँ इस C1, C3 और C5 वाली जो आपके पास टर्मिनल है उसको पॉजिटिव पोलैरिटी पे, सॉरी नेगेटिव पोलैरिटी पे रखूंगा। किस पे रखूंगा, नेगेटिव पे रखूंगा। और 2 4 6 किस पे आ जाएंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी पे आ जाएंगे। जैसे ऐसा करूंगा, इस प्रोटॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इसका चार्ज सपोज Q है, और यहाँ फील्ड कितना है, पोटेंशियल कितना है, उसका पीक वैल्यू V है, V डैश बराबर V cos थीटा अपन ने लिया। तो V वैल्यू से आपके पास उस पे एक्सेलरेशन होगा पोटेंशियल से, तो कितना QV एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी उसको, QV एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी का क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर जाएगा। ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, ठीक है। चूंकि एनर्जी क्या है उसके पास कम है, एनर्जी क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में वो अभी थोड़ी एनर्जी से एक्सेलरेट हुआ है, QV से ही। अब होगा क्या, जैसे ही वो बाहर निकल के आए, जैसे वो इसे जस्ट बाहर निकले, निकलते ही इन दोनों की पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। ये ट्यूब जो किस पे थी, नेगेटिव पे थी, अब किस पे हो जानी चाहिए, पॉजिटिव पोलैरिटी इसकी हो जानी चाहिए, और इसकी कैसी हो जानी चाहिए, नेगेटिव पोलैरिटी हो जानी चाहिए, ताकि ये ट्यूब तो उसको क्या करे, धक्का मारे, और वो ट्यूब इसको अट्रैक्ट करे, ठीक है, अट्रैक्ट करे। तो इस गैप में उसको फिर से दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। तो इस गैप में उसको फिर से कितनी एनर्जी मिल गई, QV मिल गई, 2QV हो गई। अगले जैसे इस ट्यूब में जाएगा उसके पास क्या रहेगा, किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। जैसे बाहर आएगा फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाए, और ये पोलैरिटी चेंज कितने टाइम बाद होती है, T/2 टाइम बाद, क्योंकि इसका आवर्तकाल कितना है, कैपिटल T है। जो आपने दोलनी विद्युत क्षेत्र लगाया, तो दोलनी क्षेत्र की आवर्तकाल कितना है इसका, कैपिटल T है, सपोज इसका टाइम इंटरवल। तो कितने टाइम बाद पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, T/2 टाइम बाद, हाफ टाइम इंटरवल के बाद हो जानी चाहिए। जैसे ये आएगा फिर वही कंडीशन, ये पॉजिटिव और किस पे, नेगेटिव पे होगा, तो उस कंडीशन में ये यहां से फिर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट होगा, 1 QV और मिल गई, टोटल कितनी एनर्जी होगी, 3 QV होगी। ऐसे यहां 4 QV, 5 QV। अब चूंकि आपको दिख रहा है कि जैसे इस गैप में आया था, इस गैप में उसके पास 2 QV हो चुकी थी, और जैसे 2 QV हो चुकी थी, ये जो दूसरी ट्यूब थी, इस ट्यूब में उसकी स्पीड बढ़ गई थी, और T/2 टाइम तक उसको यहाँ स्पेंड करना है टाइम, है ना, क्योंकि उसके बाद यहाँ पोलैरिटी चेंज होगी, किसके लिए, कला फोकसिंग के लिए, फेज फोकसिंग के लिए, ठीक है। इसी को फेज फोकसिंग कहते हैं, कि जैसे ही वो बाहर आए वो पोलैरिटी चेंज हो जाए। अदरवाइज क्या हो, अगर वो जल्दी बाहर आ गया तो इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव है, वो उल्टा धक्का मारेगा उसको, समझ गए, और उस कारण से डी एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको T/2 टाइम इसके भीतर गुजारना है। और अब यहां आ गया तो 3 QV हो गई उसके पास, तो क्या होगा, फिर से क्या स्थिति रही, स्पीड बढ़ गई, और जैसे स्पीड बढ़ी इसके अंदर उस पर कोई किसी प्रकार का फील्ड नहीं लगेगा, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, बढ़ी हुई कांस्टेंट वेलोसिटी से T/2 टाइम के लिए ज्यादा लेंथ तय करेगा। ऐसे ज्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी। इसलिए इस एक्सेलेरेटर में क्या होता है कि आगे वाले जो ट्यूब्स होती हैं उनकी लंबाई क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है, समझ गए बात आप। तो उस कंडीशन में ये बहुत बड़ा एक्सेलेरेटर बन जाता है इस ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो इससे कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के ही पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा करने के लिए हमें एक तो दूसरा काम क्या करना पड़े, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़े, बहुत ज़्यादा करनी पड़े। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, टाइम इंटरवल कम हो गया। टाइम इंटरवल जितना कम होगा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो या तो क्या करो, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, और ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे इन ट्यूब्स की लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितनी कम फ्रीक्वेंसी रखोगे उसकी लेंथ उतनी ही ज्यादा। लेंथ जो फ्रीक्वेंसी कम रखने का मतलब टाइम इंटरवल ज्यादा, और टाइम ज्यादा का मतलब ज्यादा टाइम तक चलेगा, इसका मतलब ज्यादा लेंथ
कि बनानी पड़ेगी अपन को। और कम टाइम इंटरवल का मतलब उसको कम टाइम में ही वो बाहर आ जाना चाहता है, तो कम टाइम में बाहर आने का मतलब ट्यूब भी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी या तो क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा ले सकते हो, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से 2500 3000 नॉर्मली इसके आसपास फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेते ही आपके पास ट्यूब्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ज्यादा संख्या में आप ट्यूब्स ले सकते हो, कम दूरी का आप बना सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो नॉर्मली ये एक्सेलेरेटर होता है वो काफी लंबी दूरी का बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल, इस सारे के सारा जो सेटअप होता है वो एक क्लॉथ चैम्बर में होता है, वैक्यूम चैम्बर में होता है, क्योंकि दूसरा कोई पार्टिकल यहाँ आना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में इतने बड़े लेंथ के जो एक्सेलेरेटर है उसमें वैक्यूम क्रिएट करना बहुत टिपिकल काम होता है, और उसको मेंटेन करना और सारी की सारी समस्याएं उसमें रहती हैं। ठीक है, हालांकि फिर भी ये छोटे पार्टिकल्स जो आपके पास होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, को काफी एनर्जी तक एक्सेलरेट कर देता है। ये सिंपल से इसकी एक्सेलरेशन की कहानी रहती है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो याद रहेगा क्या क्या छोटी छोटी बातें, केवल दोलनी विद्युत क्षेत्र यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, परिवर्ती नहीं रहता। परिवर्ती का मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एक नियत फ्रीक्वेंसी का इसमें विद्युत क्षेत्र यूज किया जाता है। और पाथ कैसा रहता है, सरल रेखीय। ठीक है, दूसरी चीज, नलिका के भीतर विद्युत क्षेत्र आप कह रहे हो कि शून्य होने के कारण नियत वेग से गति करता है, ये बातें हो चुकी सारी की सारी। नलिका की लंबाई कैसे ली जाती है, बढ़ती हुई ली जाती है। त्वरित आयन प्रत्येक नलिका को कितने समय में पार करता है, T/2 समय पार करता है। एनवी नलिका को पार करते समय वेग कितना है, Vn ले चुका वो वेग, तो क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 mv² से निकाल सकते हो आप यहाँ से, 1/2 mvn² बराबर n इंटू QV, इतनी तो उसकी एनर्जी हो गई। यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, v बराबर 2n QV अपॉन m हो गई। हम ये मान के चलने कि इनिशियल पार्टिकल जस्ट हमने रखा ही था, उसके पास किसी प्रकार की एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं थी। ठीक है, तो लेंथ कितनी, ln, एनवी नलिका की लेंथ ln है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, vn से जा, कितना टाइम लेगा, तो t बराबर दूरी बट्टा चाल से आ गया आपके पास। तो लेंथ कितनी, T/2 इंटू Vn, T/2 कितना, t का मान कितना 1/f, तो Vn अपॉन 2f, ये लेंथ का फॉर्मूला, ये पुटअप कर दो यहाँ, और जैसे पुटअप करोगे आपके पास लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या लेंथ कितनी होनी चाहिए, T/2 √2n QV बस सिंपल सा है, वो ज्यादा टफ है ही नहीं। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल हुई लेंथ, और खास बात दो चीजें, एक तो रूट n के प्रोपोर्शनल हुई, दूसरी कितनी, f के 1/f के प्रोपोर्शनल हुई। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा एक्सेलेरेटर बनाना है, छोटा बनाना है, तो सबसे पहली बात क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सबसे पहला काम आप इसमें यही कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतना ही छोटा एक्सेलेरेटर बनाया जा सकता है, उसकी लेंथ को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, और जितना n का मान बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से नलियों की लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सीधी सी बात है। तो f का मान उच्च रखने के लिए कम दूरी में भी अधिक नलिकाएं आ सकती है, अर्थात उतना ही छोटा एक्सेलेरेटर बनाया जा सकता है, सीधी सी बात है। ये आप जरूर याद रखें, L1 L2 L3 L4 L5, समझ गए, ये याद रखें, रूट के रूप में होगा इसका, एक पहली दूसरी तीसरी नलिका जो होगी, इन नलिकाओं की जो लंबाई है, क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है। ठीक है, और n नलिकाएं आपके पास होती तो यदि रेखिक त्वरित्र में n नलिकाएं हैं, तो बाहर जो निकलने वाला कण था उसकी एनर्जी अभी अपन ने बात कर ली कि पहले अंतराल में QV, दूसरे में 2 QV, तीसरे में 3 QV, तो n होगा तो कितने, n QV एनर्जी उसके पास रहेगी। अब अगर इस बात पे बात करें कि अगर अपने पास जो आयन था वो इनिशियली रखा था जब अपन ने पहली नलिका के सामने आयन सोर्स से, तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, सपोज k थी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, k थी, समझ गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आयनों की पूर्व गतिज ऊर्जा कितनी थी, कैपिटल K थी आपके पास। तो अब n पहली k थी, जैसे आपने पुट किया k थी, पहली नलिका में जैसे प्रवेश किया उस टाइम एक्सेलरेट हुआ, तो कितनी मिल गई उसकी, QV, दूसरे में 2 QV, k तो है ही साथ में, तो पहले में k प्लस QV, k प्लस 2 QV, k प्लस 4 QV, वही वो ऐड होती जाएगी उसमें, सीधी सी बात है। तो कितनी हो जाएगी, n QV प्लस k, तो वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगी, Vn बराबर n QV प्लस k, लेंथ कितनी हो जाएगी, बस k जुड़ जाएगा उसमें, इतना सही है।
ठीक है। और निर्गत आयन की ऊर्जा कितना, इतनी तो आपको मिल ही रही है एन बार एक्सेलरेट करने से, और के और उसमें जुड़ गई तो इतनी हो जाएगी। सिंपल सी है कहानी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब दो चीजें, ये चीज बहुत काम की है, बहुत अच्छी है, क्या, फोकशन। लिनाक में कणों का त्रिज्यीय और कला फोकशन दोनों किए जाते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कला फोकशन और त्रिज्यीय फोकशन। होता क्या है उस पर अपन बात कर लेते हैं कि त्रिज्यीय फोकशन दो अपवाह नलिकाओं के मध्य वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है, पहली बात। और दूसरा कला फोकशन उचित लंबाई की अपवाह नलिका तथा उचित आवृत्ति का दोलन विद्युत क्षेत्र लगाने से प्राप्त होता है। ये बात होगी दो। रेखीय त्वरित्र में कणों या आयनों की धारा अल्पकालिक स्पंदनों के रूप में, ये तीसरी बात है। पहले फोकशन की बात करते हैं, ठीक है। होता क्या है फोकशन, ठीक है। देखो त्रिज्यीय और कला फोकशन, कला फोकशन का मतलब क्या होता है उसकी अपन बात पहले कर चुके, फिर भी अपन कर लेते हैं पहले जो बात करी उसको दोबारा से। पहले कला फोकशन की बात कर लें। कला फोकशन का मतलब ये हुआ कि जैसे ही इस नलिका से कण बाहर आएगा, बीच वाले भाग, जैसे इस नलिका से क्या निकले, बाहर निकले, जस्ट उसी टाइम क्या हो जाए, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाए। जैसे पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन आपने लिया, प्रोटॉन इस नलिका से जैसे ही बाहर निकला, ये जो नलिका थी ये नलिका अब कैसी हो जानी चाहिए, पॉजिटिव पोलरिटी पे हो जानी चाहिए, ताकि इस आयन को क्या कर सके, ये बाहर की ओर भेज सके, एक्सेलरेट कर सके। अगर आयन जस्ट भीतर है, जस्ट भीतर, उसी टाइम इसकी पोलरिटी चेंज हो गई तो उस आयन को बाहर जैसे निकलेगा उस पर फोर्स उस तरफ लगेगा, क्योंकि अभी अंदर ही है, इसलिए वो डी एक्सेलरेट हो जाएगा और बीच वाले पार्ट में टाइम पर नहीं आएगा। इसलिए आपके पास फोकशन का कंडीशन का क्या तात्पर्य है कि कला फोकशन का, कि जैसे पार्टिकल बाहर निकल जाए, नलिका से जस्ट बाहर आ जाए, बाहर आ जाना चाहिए, बाहर आते ही इसकी पोलरिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और अगली वाले की भी क्या हो जाए, चेंज, वो नेगेटिव पे आ जाए, और ये, और अगर नेगेटिव आयन है तो ये नेगेटिव पे आ जाए और अगली वाली पॉजिटिव आ जाए, समझिए। ताकि इस ड्यूरेशन में ये वाली जो आपके पास नलिका है उसको दूर की ओर प्रेशर करे, फोर्स लगाए, और आगे वाली है उसको अट्रैक्ट करे। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो उसके किस काम आए, एनर्जी बढ़ाने के काम आए, उसको एक्सेलरेट करने के काम आए, ये मेन मोटो इसमें रहता है, ठीक है। तो जैसे नलिका से बाहर निकले, पोलरिटी उसी अनुसार चेंज हो जानी चाहिए, समझ गए। इसको तो क्या कहते हैं, फेज फोकसिंग कहते हैं, कला फोकशन कहते हैं। एक सेम फेज में रहेगा, जैसे पार्टिकल बाहर आएगा पोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो पोलरिटी के साथ फेज क्या रहेगा, इसका नियत रहेगा। तो ये स्थिति तो रही किसकी, फेज की। अब दूसरी स्थिति आ गई, देखो यहां पार्टिकल जैसे भी एक्सेलरेट करता है उसका कुछ तो मास है, जैसे एक्सेलरेट होता है उसके पास मास तो ऑलरेडी है ही। तो जब एक्सेलरेट आप उसको कर रहे हो, तो जब जा रहा है, गति कर रहा है, तो आपको पता है आप पत्थर चाहे कितनी दूरी से फेंको, कितना ही तेजी से फेंको आप पत्थर, लास्ट में जाएगा तो नीचे ही ना, नीचे तो जाता ही जाएगा, तो मास के कारण नीचे तो जाता ही जाएगा। या फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि इसमें किसी भी दूसरी साइड में भी ट्रैक डिफरेंट हो जाए उसका, तो टकरा जाए इससे, क्या हो जाए, इससे नलिका से टकरा जाए, तो समस्या खड़ी होगी। तो वो क्या होना चाहिए, त्रिज्यीय फोकशन का मतलब हो गया कि इन नलिकाओं की जो त्रिज्या है, यानी बीचों बीच वाली जो स्थिति है, रेडियल जो पोजीशन है सेंटर में, यानी रेडियल पोजीशन का जो सेंटर आपके पास ये वाला, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन मैंने बना रखी है ना, ये अपन कहते हैं इसकी त्रिज्यीय डायरेक्शन में, सॉरी इससे आपके पास ये जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस पार्टिकल का पाथ होना चाहिए। हाँ, रेडियल डायरेक्शन यानी इस पाथ से रेडियल डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, साइड में, इधर उधर, यानी ये जो सिचुएशन आपके पास रहती है, कौन सी स्थिति, ये वाली स्थिति आपके पास रहती है। दो बनानी पड़ेंगी ना, फिर वही बात। ये दो ट्यूब है सपोज, ठीक है, कोई भी दो ट्यूब आपके पास है, ये पार्टिकल का पाथ ये होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल का पाथ है ये वाला, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि पार्टिकल्स के पाथ के डेविएशन ना हो, यानी पार्टिकल कहीं भी इधर 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 थोड़ा सा भी डेविएट ना हो, कहाँ रहे, बीचों बीच वाली पोजीशन में रहे, समझ गए। उसके रेडियस की तरफ किसी भी डायरेक्शन में ऊपर नीचे या साइड में डेविएट ना हो, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो आपके पास ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के जैसे ही बाहर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस टाइप का होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसा होगा, आपको पता हो तो। पता है वक्राकार क्यों होगा? ट्यूब के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ट्यूब से सिरों से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। उधर भी ट्यूब्स के जस्ट पास ज्यादा है, बाकी दूरी में क्या है? कम होता जाएगा दूरी पे, और ये आपके पास एक वक्रित फील्ड बन जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन जाएगी आपके पास चारों तरफ, ठीक है। इधर से जाओगे तो फील्ड कम होता जाएगा और उधर जाओगे तो फील्ड बढ़ता जाएगा वापस। समझ गए? इसका मतलब जनरली क्या होगा कि यहां सपोज कोई पार्टिकल था, वो इस पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गया और यहां निकला बाहर। समझ गए? और जैसे यहां बाहर निकला, स्थिति क्या रही? उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो उसकी मोशन किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो नॉर्मली पार्टिकल इधर जाने के बजाय इधर डेविएट हो जाएगा नीचे की ओर, है ना। पार्टिकल किधर आना चाहिए? नीचे की ओर। तो इस एक्सिस की तरफ आ जाएगा, सीधी सी बात है। और एक्सिस की तरफ उसका डेविएशन होगा। अगर इधर भी कोई पार्टिकल था तो उस पर इधर लगना चाहिए फोर्स। इधर जब फोर्स लगेगा उस कंडीशन में क्या जाएगा? वो इधर जाएगा। इधर जाएगा तो मूल तक इसकी तरफ गया, इस एक्सिस की तरफ गया। ठीक है, तो वापस बीच वाले पार्ट की तरफ फोकस हो रहा है। ये आधे पार्ट में ही होगा। ये काम किस में होगा? आधे पार्ट में होगा। जैसे पार्टिकल यहां पहुंचेगा, सपोज इस पार्ट में पहुंचेगा, तो स्थिति क्या रहेगी? जैसे मान लो पार्टिकल यहां तक आ चुका, इस लेंथ में आ चुका, तो यहां पार्टिकल पहुंचा, यहां पहुंचा तो इस पार्ट में फील्ड उस पर इस डायरेक्शन में है। समझ गए? तो फाइनली वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आधी दूरी तक जाने के बाद, यानी इस गैप में जैसे पार्टिकल आ जाता है, यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। क्योंकि यहां इसी फील्ड में तो क्यूवी एनर्जी से एक्सेलरेट होता है, और क्यूवी एनर्जी से एक्सेलरेट हो चुका, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी स्पीड बढ़ चुकी, स्पीड बढ़ चुकी, ज्यादा स्पीड उसके पास है, इसलिए वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा ही ऊपर जा पाएगा। तो मूलतः इसको अपन क्या कहें कि यहां से कितना नीचे आया था? डेल्टा वी नीचे आया था। कितना नीचे आया था? डेल्टा वी। और यहां कितना ऊपर गया? वापस डेल्टा वी डेस। तो होना क्या चाहिए? डेल्टा वी ग्रेटर देन होना चाहिए डेल्टा वी डेस मॉड्यूलस। समझ गए? ये छोटा क्यों होगा? क्योंकि स्पीड क्या हो चुकी? यहां बहुत ज्यादा हो चुकी। तो इस ऊपर की तरफ जो डायरेक्टेड फील्ड है उसमें उसने कम टाइम स्पेंड किया, ज्यादा स्पीड के कारण। समझ गए? तो कम टाइम स्पेंड किया तो ऊपर की ओर उसके डेविएशन वापस कम ही हो पाया। तो मूलतः वो किधर आया? पहले ऊपर था, कितना नीचे आया? डेल्टा वी नीचे आया, और अब वापस कितना ऊपर गया? डेल्टा वी डेस ऊपर गया, जो पहले वाले से क्या है? कम है। इसका मतलब मूलतः ऊपर से कहां आया? नीचे की ओर। तो एक्चुअल में उसका फोकसन किधर हुआ? इस बीच वाली एक्सिस की ओर ही हुआ। समझ गए बात आप? तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो वक्रित विद्युत क्षेत्र है वो क्या कर सकता है? यहां त्रिज्यीय फोकसन का कार्य कर सकता है। समझ गए बात आप? कोई दिक्कत इसमें? अब बड़ी समस्या क्या आती है? ये सिंपल जो अपन एक्सेलेरेटर यूज करते हैं, उस एक्सेलेरेटर में सबसे बड़ी समस्या, एक तो अपन ने बात करी वैक्यूम की, आती है। दूसरी बड़ी समस्या क्या आती है इसमें कि स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं दे पाते अपन, और बहुत ज्यादा बड़ा बनाया जा सकता है। तो क्या करें फिर? फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यूज करें। फ्रीक्वेंसी क्या करें? बहुत ज्यादा यूज करें। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करते ही इसका जो फोकस है ना, उसमें समस्या क्रिएट होने लग जाती है। क्या क्रिएट होने लगती है? इसके फोकसन में समस्या। तो इससे बचने के लिए फिर तरंग पथक त्वरित्रों का यूज किया गया। वेव गाइड जो एक्सेलेरेटर्स हैं, लीनियर एक्सेलेरेटर्स हैं, उनका यूज किया गया। आपने एमएससी में नाम सुना होगा, क्लिस्ट्रॉन। नाम सुना होगा कि क्लिस्ट्रॉन वगैरह? नहीं सुना? क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, नहीं सुना नाम? सुना है ना? हाँ, ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये भी तो ट्यूब्स होती हैं। इस टाइप की ट्यूब्स या काम में ली जाती हैं। किसमें? लीनियर एक्सेलेरेटर में इस टाइप की ट्यूब्स काम में ली जाती हैं। और उन ट्यूब्स में क्या किया जाता है आपको याद हो तो? वेव जनरेट की जाती हैं। कौन सी? अपरिगामी तरंगे, है ना। एक वेव जनरेट की जाती है जो वापस से रिफ्लेक्ट होकर क्या करती है? आपके अपरिगामी तरंग का निर्माण करती है। ऐसा सुना आपने? तो इस टाइप के क्लिस्ट्रॉन जैसे वेव गाइड्स यूज किए जाते हैं, है ना। और उन पे बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी लगा करके और बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा करके ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल प्राप्त किए जा सकते हैं। समझ गए बात आप? कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इसमें बताऊं आपको। तो वेव गाइड्स के थ्रू बीच में डिस्क यूज की जाती है, और उन डिस्क के आप कह सकते हो कि लगभग जो अभी यूज किया गया था अमेरिका में स्टैनफोर्ड में लीनियर एक्सेलेरेटर बनाया गया, उसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर थी। कितनी थी? लगभग
3 किलोमीटर थी। और वो जो ट्यूब थी, एक सिंपल ट्यूब, उसमें जो डिस्क लगाई गई थी वो डिस्क लगभग 960 डिस्क यूज की गई थी। कितनी डिस्क? 960 डिस्क यूज की गई थी। और फ्रीक्वेंसी लगभग 2856 मेगाहर्ट्ज यूज की गई थी। कितनी? 2856 मेगाहर्ट्ज यूज की गई थी ये वाली। और लगभग 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन बीम थी, लगभग 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्राप्त किए गए थे उस एक्सीलरेटर से। समझ गए? तो ये लीनियर एक्सीलरेटर है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा फेमस है। और एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन और एक बीटाट्रॉन होता है, वो नॉर्मली काम में लेते हैं। उसके अलावा ये ज़्यादा काम में लेते हैं। साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जो होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन में काम में नहीं लिए जा सकते, उनमें दूसरी समस्या आती है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अब इसमें जो आउटपुट जो आपको मिलता है वो स्पंदों के रूप में मिलता है, ये आपने पढ़ ही लिया था। आउटपुट किस में रूप में मिलता है? कणों या आयनों की धारा अल्पकालिक स्पंदों के रूप में आपको प्राप्त होती है। जैसे जैसे आयन सोर्स से आपको पल्सेस के रूप में मिलते हैं, वैसे आउटपुट में आपको पल्सेस के रूप में मिलते जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल लीनियर एक्सीलरेटर था। अब दूसरा जो आता है वो क्या है आपके पास? साइक्लोट्रॉन। कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यही रही आपके पास, और तो कुछ ज़्यादा नहीं रही, कि एक तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा एनर्जी का। भाई वोल्टेज ज़्यादा, जितनी ज़्यादा रहेगी, जितनी ज़्यादा वोल्टता का विद्युत क्षेत्र आप यूज करोगे, उतनी ज़्यादा आप एनर्जी दे पाओगे इनको, और जितनी ज़्यादा ट्यूब्स आप यूज कर पाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी दे पाओगे। तो कहा कि एक तो लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरा फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखो, तीसरा इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा रखो आप। तो उससे बचने के लिए कहा गया कि आप इस लेंथ को कम करो। किसको कम करो? इसे लेंथ को कम करो। तो बहुत छोटी लेंथ हो, बहुत छोटी जगह में ऐसा बनाया जा सके, उसके लिए 1932 में लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने साइक्लोट्रॉन डिजाइन किया सबसे पहले। और अपन जो यहाँ पढ़ेंगे वो नहीं का है, बाद में मॉडिफिकेशन होते रहे इनमें, लेकिन सबसे पहले 1932 में लॉरेंस और लिविंगस्टोन का बनाया गया, और उनको इस एवज में नोबेल प्राइज वगैरह भी दिया गया। ठीक है, खास बात क्या होती है? साइक्लोट्रॉन में दो चीजें यूज की जाती है। उसने कहा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आप मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करो। समझ गए? खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका रहेगा? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का रहेगा, या कांस्टेंट ही रहेगा, यूं मान लो एक तरीके से कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और रेडियो फ्रीक्वेंसी का ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इसमें। और वो क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हमेशा त्वरण का जो काम होता है वो हमेशा किसका रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रहेगा, त्वरण का काम। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा केवल और केवल क्या काम करेगा उसको? हाँ, सर्कुलर पाथ पर ले जाने का काम करेगा। समझ गए बात आप? ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो मूलभूत पार्ट यही है। साइक्लोट्रॉन में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कांस्टेंट यूज किया जाएगा। बी कैसा यूज किया जाएगा? कांस्टेंट यूज किया जाएगा। समझ गए बात आप? ठीक है, तो कांस्टेंट यूज करने का मतलब क्या हुआ? इसका काम क्या क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या क्या है? एक तो इसको आयना एक्सिस में वर्ताकार पथ पर घुमाता है, दूसरा त्रिज्यीय फोकसन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? त्रिज्यीय फोकसन प्रदान करता है। ठीक है, त्रिज्यीय फोकसन का मतलब आप समझ चुके, जो बीचों बीच वाली जो कक्षा है ना, उसी में बनाए रखना, उसको बाहर इधर उधर जाने नहीं देना, पथ से भ्रष्ट नहीं होने देना। ये सीधा सीधा काम किसका है? इसका। और ये त्रिज्यीय फोकसन किससे होता है? इस साइक्लोट्रॉन में जो चुंबकीय ध्रुव यूज किए जाएंगे उनकी शेप थोड़ी सी वक्रित बना देंगे, तो बाहर की तरफ जाते जाते जो वक्रित मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उस पर एक रेडियल फोर्स लगाता है, रेडियल फील्ड फोर्स लगाता है, जो उसको बीच वाली कक्षा में रखने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसका काम केवल आयन को त्वरित करना है। तो साइक्लोट्रॉन होता है, उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नियत फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ये नियत फ्रीक्वेंसी का और वो वैसे कांस्टेंट। ठीक है, इसका काम आयन को त्वरित करना है, उसका काम वर्ताकार पथ पर घुमाना प्लस त्रिज्यीय फोकसन, रेडियल फोकसिंग करना होता है। क्लियर? लॉरेंस और लिविंगस्टोन वाला अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मली यहाँ। हाँ, इसका बेनिफिट क्या रहा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया उसमें आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज की रखने की जरूरत नहीं है। 10 से लेकर के 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपके पास है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वहां तक का काम इसमें चल जाता है। तो बहुत ज्यादा वोल्टता का इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कम वोल्टता का भी लगा करके बार बार घुमा करके, बार बार एक ही पाथ पर घुमा करके, और आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सेलरेट कर सकते हो। साइज क्या हो गई इसकी? बहुत छोटी हो, क्योंकि वर्ताकार पथ पर घुमा रहे हो, तो इस कमरे जितनी साइज ले सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन मजेदार बात क्या है? चुंबकीय क्षेत्र फिर क्या चाहिए आपको? प्रबल चाहिए।
जब इतनी सी छोटी सी दूरी में जब ये आप काम कर रहे हो तो आपको जब उसको मोड़ना ही है, वर्ताकार पथ पर ही घुमाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ताकार पथ घुमाओ डीज के मध्य, और जिसमें घुमाते हैं आपने पहले डीज चलो बता देंगे क्या, जो भी डीज होती हैं उनके मध्य रेडियो फ्रीक्वेंसी का विद्युत क्षेत्र लगाकर प्रत्येक चक्कर में 2 बार त्वरित करके आयनों की ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। ये बात अपन जस्ट अभी बताते हैं आपको क्या होता है। और कम वोल्टता का विद्युत क्षेत्र यूज करके भी आप सारा का सारा काम कर सकते हो इसमें। ठीक है, होता क्या, ये आपके पास होता है साइक्लोट्रॉन। ऊपर और नीचे आपको जो दिख रहे हैं एन और एस, ये ठोस स्टील के चुंबकीय पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठोस स्टील के होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसमें आपको जस्ट कांस्टेंट सा मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, और साइड में इन जो आपके पास पोल्स हैं, ध्रुव हैं, इनकी कटिंग इसी हिसाब से की गई है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाता है, रेडियल हो जाता है, थोड़ा वक्रित हो जाता है। ठीक है, और जैसे वक्रित हो जाता है, यही वक्रित चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, त्रिज्यीय फोकसन का काम करता है। कैसे करता है वो भी अपन देखेंगे। इनके बीचों बीच ये जो ब्लैक वाली दिख रही है आपको, ये पट्टी से ये बॉक्स दिख रहा है ना, आयताकार बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स क्या रहता है, डीज कहते हैं इसको, डीज युक्त निर्वात कक्ष। इसमें डीज रहती है, और ये बड़ा चेंबर होता है जिसमें इधर से अपन का निर्वात पंप, वैक्यूम पंप जुड़ा रहता है, एक बड़ा चेंबर होता है, ये डीज युक्त निर्वात कक्ष। जो बाहर वाला आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये सीधा ऐसे क्षैतिज करके इसके बीच फिट किया गया, समझ गए। इसके बीचों बीच जो ब्लैक वाले पार्ट दिख रहे हैं, आयन सोर्सेस हैं। क्या है, आयन सोर्सेस हैं। और ये चुंबकीय ध्रुव है, नीचे चुंबकीय ध्रुव है। ठीक है, दोनों के बीच में एक प्लेट मान लो आप, यूं मान लो, ठीक है, इतनी मोटाई की एक डिस्क मान लो, इस तरह का एक चेंबर रहता है। उस चेंबर में ये 2 डीज होती हैं। ये जो पीली वाली दिख रही है डी शेप, ये डी शेप दिख रही है पीली वाली, जिसको D1 कहा है, दूसरी डी उल्टी रखी है, D2 का। आप जस्ट इनको ऐसा मान सकते हो, कैसा मान सकते हो, पुराने टाइम में अपने जब छोटे बच्चे थे, आपने संतरे वाली गोलियां खाई थी क्या, संतरे वाली गोलियां खाई थी क्या, है ना, ऐसी होती थी क्या वो, डी शेप में ही। तो 2 संतरे वाली गोलियों को आप यूं रख दो, है ना, तो ऐसे रखी होती है, इस तरह की रखी होती है, पूरे चेंबर होता है, ये ऐसे रखी होती है। ऊपर D1 जो आपके पास N है पॉल, दूसरा नीचे S पॉल रहता है आपके पास। हाँ, मजेदार बात यहाँ क्या रहता है, ये धातु की बनी होती है, प्योर कॉपर की बनी होती है, और इनकी कंडक्टिविटी क्या रहती है, बहुत हाई रहती है। बीच में से खोखली होती है, बस इतना सही फर्क होता है, बीच में से क्या होती है, खोखली होती है। आप यूं कह सकते हो कि इतनी मोटी खोखली एक डिस्क लेकर के बीचों बीच आपने उसको काट दिया, बस 2 भागों में बांट दिया, और थोड़ी दूरी पर पास पास ही रख दिया आपने, बस ये आपके पास है डीज। कोई दिक्कत इसमें, बीच में से खोखली, और धातु की बनी होती है, बेलनाकार अर्ध चपटी होती है। ठीक है ना, जैसे एक लंबा बेलन हो उसी की काटी गई हो जैसे, तो बेलनाकार अर्ध चपटी होती है, जो उच्च चालकता वाली शुद्ध तांबे की बनी होती है। सीधी सी बात है, ये सिंपल आपके पास रहता है। वैक्यूम क्रिएट कर देते हो आप बहुत हाई, और उस कंडीशन में निर्वात कक्ष जो रहता है उसमें इस आयन सोर्स से कोई भी एक आयन इसमें इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही उस आयन को आप इंजेक्ट करते हो, उस आयन के पास थोड़ी सी स्पीड रहती है, और उस स्पीड के कारण क्या रहता है, उस आयन सोर्स को नॉर्मल स्पीड नहीं भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्पीड दोगे तो एनर्जी जुड़ जाएगी, इनिशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में जुड़ जाएगी। उसके बाद में आप जैसे आयन सोर्स को यहाँ रखते हो, इसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स जुड़ा रहता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी रहती है, लगभग 10 से 20 मेगाहर्ट्ज के आसपास रहती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, और 10 से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ACS में आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हो। तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ जैसे आयन सोर्स से एक आयन रखा, जैसे पॉजिटिव आयन रखा, प्रोटॉन रखा मान लो, जैसे प्रोटॉन रखा यहाँ, उसी टाइम ये डी है वो पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगी, पॉजिटिव पोलरिटी पे रहेगी, और ये किस पे, नेगेटिव पोलरिटी पे रहेगी। समझ गए। तो उस नेगेटिव पोलरिटी क्या करेगी इस प्रोटॉन पे, ये नेगेटिव पोलरिटी पे D2, और ये D1 किस पे, पॉजिटिव पोलरिटी पे रहेगी। तो ये D1 तो उसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, और ये D2 क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे अट्रैक्ट करेगी, ये प्रोटॉन जो है वो D के भीतर चला जाएगा, D के भीतर चला जाएगा। जैसे भीतर जाएगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, D के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको QV एनर्जी मिली है। कितनी एनर्जी मिली है यहाँ पर, QV एनर्जी मिली है, और वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही वहां कौन लगा है, मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी प्रोटॉन है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे परपेंडिकुलर फील्ड में जाता है, जैसे प्रोटॉन जा रहा है परपेंडिकुलर फील्ड में जाता है, V क्रॉस V, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B, लॉरेंज फोर्स आपके पास लगेगा। तो V क्रॉस B इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो इस पर क्या लगेगा, इस तरफ जा रहा है, और फील्ड नीचे की ओर फील्ड है, तो V क्रॉस B नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो ये मुड़ेगा नीचे की ओर, फिर यहां गया तो V क्रॉस B फिर मुड़ेगा और फिर मुड़ेगा, तो ये किस पे घूमेगा, अर्धवर्ताकार पथ पर घूम जाएगा। जैसे ही वो घूमकर बाहर आए,
और बाहर निकल के बीच वाले भाग में आ जाए, आते इनकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, डीज की चेंज हो जाएगी। ये किस पे आ जाएगी, पॉजिटिव पे, और वो किस पे, तो ये इस वाले भाग में फिर क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेट करेंगे। कितनी एनर्जी और दे देंगे, क्यूवी एनर्जी और दे देंगे। कितनी होगी उसके पास, अभी चक्कर कितना हुआ है, एक ही हुआ है, अभी तो एक ही हुआ है चक्कर, तो पूरा भी नहीं हुआ अभी तो, है ना। यहीं से स्टार्ट करता है, मान लो चक्कर पहले वाला छोड़ो तो यहीं से मानो, तो पहला चक्कर मान लो यहीं स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, तो यहां से जैसे क्यूवी एनर्जी मिली, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाएगा, क्या होगा, घुमाएगा, और जैसे ही घुमाएगा, घूम के जैसे ही वो बाहर आएगा, फिर से पोलरिटी चेंज, तो फिर से इसको एनर्जी मिलेगी, और फिर क्यूवी से अंदर जाएगा, ज्यादा एनर्जी बढ़ गई ना, तो सर्कुलर पाथ भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो अंदर आएगा, जैसे अंदर आएगा, यहां जैसे है, यहां से गया था और वापस यहाँ आया, तो कितनी बार, एक बार यहाँ एक्सेलरेट हुआ, दूसरी बार यहाँ, तो एक चक्कर जैसे पूरा हुआ, दो बार एक्सेलरेट हो गया, तो एक चक्कर में कितनी बार एक्सेलरेट होता है, कितनी एनर्जी मिलती है उसको, 2 क्यूवी, ठीक है। ऐसे चक्कर लगाता रहता है, और जैसे ही वो बाहर आता है, पोलरिटी चेंज हो जानी चाहिए। ये क्या कहलाती है, उसकी कलाफोकेशन वाली स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, कलाफोकेशन, तो आरएफ सोर्स से हो जाती है, ठीक है। जिस टाइम वो बाहर निकले उसी टाइम चेंज करना। अब क्या स्थिति रहती है, दूसरी इसमें समस्या क्या आती है, त्रिज्यीय फोकशन की। ये डीज बहुत छोटी साइज की होती है, अगर पार्टिकल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो इनसे टकराएगा, जैसे टकराएगा अपनी कक्षा छोड़ देगा, और दोनों तरफ टकरा टकरू के डी एक्सेलरेट हो जाएगा। समझ गए बात आप। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। रेडियल क्या करता है, उस पर जो फोर्स लगाता है, ये जो जनरली जो फोर्स लगाएगा, वो ये फोर्स की स्थिति रहेगी। समझ रहे हो बात आप। और ये फोर्स क्या करेंगे, उसको बीच वाली, डीज के बीच वाली जो कक्षा है उसमें बनाए रखने का प्रयास करेगा मैग्नेटिक फील्ड उसको। समझ गए, तो वो त्रिज्यीय फोकशन का काम कर देता है, ठीक है। तो ये बार बार किस पे घूमता है, सर्पिलाकार पथ पे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे ही बढ़ जाता है और इसका जो रेडियस है बढ़कर लगभग डीज के आसपास हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, यहां विक्षेपक प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विक्षेपक प्लेट। और इन विक्षेपक प्लेट से क्या कर लिया जाता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। समझ गए बात आप, कि और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि और ज्यादा रेडियस बढ़ेगी तो डी से टकराएगा, टकराएगा तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, स्पीड कम होगी। और हम क्या करना चाह रहे थे, एक्सेलरेट करना चाह रहे थे, ये क्या होना हो गया, डी एक्सेलरेट होना शुरू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ टकराएगा तो टाइम पर यहाँ नहीं पहुंचेगा, टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो मान लो उस टाइम पहुंचे जिस टाइम यहाँ पोलरिटी चेंज हो, तो गुजर तो जाएगा, एनर्जी काफी है, लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डी एक्सेलरेट हो जाएगी। समझ गई बात आप। तो ये स्थिति रहेगी। हाँ, इसमें भी आयन पुंज है, इसमें त्वरित आयन पुंज है, वो किरण पुंज के रूप में बाहर निकलते हैं। ये याद, इसमें किरण पुंज के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे आपको ये आपको मिलता जाता है, आयन सोर्स से आयन मिलते जाते हैं, ये उनको एक्सेलरेट करके बाहर पुंज के रूप में दे देता है आपको लगातार। समझ गए, ये स्थिति इसकी रहती है। कोई दिक्कत इसमें, ये साइक्लोट्रॉन रहता है। तो होता क्या है देखो, इसमें मैथमेटिक्स इसकी देखें, थ्योरी देखें तो क्या रहता है, डीज के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना, शून्य रहता है डीज के भीतर, क्योंकि धातु की है, तांबे की है, इसलिए केवल जबकि चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो आयन को किस पर घुमाता है, वर्ताकार पथ पर घुमाता है। घुमाने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। फोर्स तो कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो F बराबर QEB जो रहता है वो क्या देता है आपको, mv²/r देगा। तो ये देता है, तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, R आपके पास आ जाती है। तो mv/QB, B नियत है, Q आपके पास नियत है, ठीक है। ये आपके पास स्पीड जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाती है, रेडियस उसी अनुपात में उसकी बढ़ती जाती है। समझ गए बात आप। तो ये स्थिति, तो डीज के भीतर आयन के वर्ताकार पथ की त्रिज्या आपके पास आई गई, निकाल सकते हो आप नॉर्मली, सिंपल से शब्दों में निकाल सकते हो, ठीक है। V परपेंडिकुलर टू B होता है। अब देखते हैं एनर्जी क्या रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो आयन को आधा चक्कर तय करने में कितना टाइम लग जाएगा, T/2। पूरा चक्कर में T टाइम लगेगा, एक आवर्तकाल होगा, तो आधे चक्कर में T/2। आधे चक्कर बाद फिर वो बाहर अंदर बाहर आ जाएगा, फिर आधे चक्कर बाद फिर बाहर आ जाएगा, यही चलेगा। तो T/2 समय में आ जाता है, तो क्या रहता है, जानते हो आप, T/2π/ω रहता है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी ओमेगा है तो आपके पास कितना T/2 टाइम है, T/2π/ω से अपन लिख सकते हैं। कितना होगा ये टाइम, कितना होगा T/2, आधा चक्कर घुमा है, आधा चक्कर का मतलब 2πr का आधा, πr दूरी चला है, किस स्पीड से चला है, v से चला है, तो πr/v ये टाइम लगा, πr/v। तो r का मान अभी अपन ने देखा है कितना, mv/qb, v से v कैंसिल, तो πm/qb आ गया।
ठीक है, यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, पाई अपॉन ओमेगा से पाई अपॉन ओमेगा, कितना गया, पाई पाई कैंसिल, ओमेगा बराबर क्यू बी बाई एम। आ गए यहां से, तो अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई उसकी, क्यू बी बाई एम आ गई। क्लियर, तो आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या, एफ बराबर क्यू बी बाई 2 पाई एम। इसको सिंक्रोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सिंक्रोनाइजिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कि साइक्लोट्रॉन जो आपके पास है उसमें जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ये रहती है। दोनों में क्या रहना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन रहना चाहिए, समकालिकता रहनी चाहिए दोनों में। जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जैसे ही पार्टिकल बाहर आए डीज के, वही बीच वाले भाग में आए, पोलरिटी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाना चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन में समकालिक स्थिति में हाँ, आरएफ जो ऑक्सीलेटर है उसकी आवृत्ति इसके अनुसार होनी चाहिए, इसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। अब एक चीज और बता दो आप जब घूमता 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 डीज की जग लगभग त्रिज्या के आसपास वाले त्रिज्या में आ जाता है, कौन पार्टिकल आ जाता है, तो उसकी मैक्सिमम रेडियस होती है, उसके बाद हम विक्षेप पक्ष क्या कर लेते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो सपोज मैक्सिमम वाली स्थिति में आ जाता है तो उसे विक्षेपक प्लेटों की सहायता से क्या कर लिया जाता है, डी से बाहर निकाल जाए। इस स्थिति में v बराबर क्या लिखे अपन, ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो v मैक्सिमम क्या, ओमेगा आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम तो क्यू बी आर अपॉन एम हो गया, क्योंकि आर मैक्सिमम तो क्या लिखते हैं अपन, आर ओमेगा क्यू बी वाई है। तो बाहर जो निकलेगा कण विक्षेपक प्लेट से उसकी एनर्जी कितनी, इसके अनुसार 1/2 वी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m एनर्जी हो गई। बी का इसका मान रख सकते हो आप कितना या फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में ओमेगा के रूप में रखें तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर एम आपके पास आ गया। बी का मान रख दो वहां से, क्यू बी बाई एम से, वहां से बी का मान रख दो, तो 2 पाई एम एफ अपॉन क्यू आ गया, यहां से भी 2 पाई एम एफ अपॉन क्यू आपके पास है, रख दो तो आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में मिल जाएगा फॉर्मूला, एक ही बात है। दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, ये तो एनर्जी थी इसके फॉर्मेट में, दूसरा क्या, एक चक्कर में कितनी एनर्जी मिलती है उसको, 2 बार एक्सेलेरेट होता तो 2 QV मिलती है, एन चक्कर के बाद बाहर निकला तो कितनी, दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं। तो यहां से पहले तो ये देख लें कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के और मास के डिपेंडेंसी के रूप में आपके पास रहेगी। दूसरा तरीका आपके पास क्या, E बराबर 2n क्यू, क्योंकि एक चक्कर में 2 बार उसको एनर्जी मिलती है, n चक्कर अगर उसने लगाई तो कितनी एनर्जी, इतनी। दोनों को बराबर करते ही आप एक काम जरूर कर सकते हो, मैक्सिमम रेडियस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम, दोनों को बराबर कर दो, बराबर करते ही रेडियस आपके पास आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत, जो कि जो चक्करों की संख्या है उसके रूट के प्रोपोर्शनल रहेगी, इसके प्रोपोर्शनल रहेगी चक्करों की, हाँ रूट के, ये लगभग 30 से 50 हजार के आसपास राउंड हो सकते हैं। इतने राउंड के बाद साइक्लोट्रॉन से उन पार्टिकल्स को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो नॉर्मली ये जो साइक्लोट्रॉन है, देखो लीनियर एक्सेलेरेटर था, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलेरेट कर पाते थे और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आप इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कर सकते थे, प्रोटॉनों को कर सकते थे, न्यूट्रॉनों को कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें इतनी ज्यादा। हाँ, उसकी तो वो समस्याएं अपनी थी अलग। यहाँ जो समस्या है वो अलग है, यहाँ हल्के पार्टिकल को आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन से, क्योंकि होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन को आप इससे एक्सेलरेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते करते जैसे उसकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी बढ़ेगी, उतने में क्या स्थिति आ जाएगी, उसका जो वेलोसिटी है वो लगभग 0.98 इंटू सी के आसपास आ जाएगा। प्रकाश के वेग का 0.9 या प्रकाश से वेग का 98% वेलोसिटी वो प्राप्त कर लेगा। और आप बात करते हो कि सी के आसपास की जो वेलोसिटी है उसका मतलब आप रिलेटिविटी में आ गए, और रिलेटिविस्टिक मोशन होते ही उसका मास चेंज होगा। फिर क्या चेंज होगा, मास चेंज होगा। मास चेंज होने का मतलब क्या हो गया, बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मास चेंज होने का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब या तो आप मैग्नेटिक फील्ड मॉड्यूलेटेड यूज करो या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड्यूलेटेड यूज करो, जो इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। अदरवाइज क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी से वो घूम के जैसे ही आएगा साइक्लोट्रॉन में, जैसे इस फ्रीक्वेंसी से घूम के आएगा, स्थिति क्या होगी, उल्टी होगी। कि वो तो इस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, तो तय समय में वो बाहर नहीं आएगा डी से, और बाहर नहीं आएगा, वो बाद में बाहर आएगा, तब तक पोलरिटी क्या होने लग जाएगी, चेंज। फिर हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फिर कम, और वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डी एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा।
समझ गए। या फिर क्या स्थिति रहती है, दूसरी स्थिति ये रहती है उसमें कि बहुत तेजी से जब से मूव करता है वो बहुत तेजी से उसकी मैक्सिमम रेडियस को अटेंड कर लेता है और डी की दीवारों से टकराना शुरू कर देता है, समझ गए, तो डीएक्सेलरेशन हो जाएगा। तो उसका डीएक्सेलरेशन शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी है वो अपेक्षिक हो जाती है। उस कंडीशन में आपके पास मास जो रहता है वो इसका कांस्टेंट नहीं रह पाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे मास बढ़ना शुरू होता है फ्रीक्वेंसी डी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये कम होने के कारण क्या होता है, जो फोकसन वाली स्थिति है, कला फोकसन वाली, यानी जिस टाइम वो जस्ट बाहर आता है डी से उसी टाइम पोलरिटी चेंज हो, वो व्यवस्था बैठ नहीं पाती है, और नहीं बैठ पाने के कारण क्या होता है, हाँ, उसको अपन जितनी ऊर्जा तक एक्सेलरेट करना चाहते हैं वो एक्सेलरेट होने के बजाय क्या शुरू हो जाता है, डी एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी समस्या होती है इसमें। तो चलो इससे बचने के लिए फिर क्या किया जाए, तो इससे बचने के लिए पहला काम तो ये है कि भाई आप एक ही काम करो, जो भारी आयन आपके पास होते हैं उनको आप काम में ले सकते हो। क्या हो सकते हैं, भारी जो आयन आपके पास हो सकते हैं वो आप काम में ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो, इसमें भारी आयनों को अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो उस कंडीशन में किनको काम में ले सकते हो, प्रोटॉनों को काम में ले सकते हो, न्यूट्रॉनों को काम में ले सकते हो, अल्फा पार्टिकल्स को काम में ले सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों को एक्सेलरेट कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉनों को लगभग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कौन, प्रोटॉन, 20 के न्यूट्रॉन, 40 के अल्फा पार्टिकल क्या किया जा सकते हैं इससे, हाँ, एक्सेलरेट किया जा सकते हैं। इतनी इतनी एनर्जी तक के एक्सेलरेशन उसके पार्टिकल का हो सकता है। भारी आयन भी इसे आप एक्सेलरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हल्के पार्टिकल्स में ही ये तो समस्या क्रिएट कर देता है। फिर भी इनकी एनर्जी अगर आप इनसे भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो फिर समस्या क्या आ जाती है, बी आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपके हाथ में क्या है इनमें से, बी हाथ में है ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा भारी आपको चुंबकीय खंड ध्रुव वो काम में लेने पड़ेंगे, जो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, समझ गए बात आप। इसलिए क्या किया जा सकता है, इसकी भी एक लिमिटेड रेंज रहती है आपके पास पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की, इसलिए हल्के पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता, और ज्यादा एनर्जी तक के भारी जो पार्टिकल उनको भी बहुत ज्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट नहीं करता, हाँ, लेकिन कर देता है। साइज छोटी होगी, जहां इतनी एनर्जी तक की चाहिए उतना काम हो सकता है। तो फिर अपन क्या करें कि अब छोटे पार्टिकल है उनको भी आपको एक्सेलरेट करना है, जो बड़े पार्टिकल उनको और ज्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट करना है, तो फिर इससे कैसे निजात पाएं फ्रीक्वेंसी से। तो वो कहता है कि आप दो काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, या तो ये जो बी है ना, बी आप इस तरीके का ले लो, बी बराबर या बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी बराबर बी नॉट, ऐसा ले लो। बी कैसा ले लो, इस तरीके का ले लो कि किसके बराबर हो जाए, वो बी के बराबर हो जाए। यानी बी में जो चेंज है, ये जो चेंज होगा ना, ये बी में कर दो आप, जो चेंज होगा वो किस में कर दो, बी में कर दो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह जाएगी, क्यू बी बाई 2 पाई एम रह जाएगी, समझ गए बात आप। या फिर क्या कर दो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी उसी ट्यूनिंग में क्या कर दो, कम कर दो, समझ गए, कि जितनी कम होती है उसी अनुपात में वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो, वो धीरे बाहर आएगा, धीरे बाहर आने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे चेंज हो जाएगा, तो कला फोकसन की स्थिति बनी रहेगी, समझ गए। तो अब आप चेंज ही कर रहे हो तो सिस्टम ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या किया जाए, दोनों ही चीजों में दो संभावनाएं आपके पास थी। अभी अपन बात कर रहे थे कि क्या किया जाए, या तो एक तो बी को काम में ले लिया जाए, क्या कर लिया जाए, एक तो बी वाला काम ऐसा कर लिया जाए, ठीक है, या फिर क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर लिया जाए। भाई पहला काम तो ये बी इस रूप में चेंज हो जाए, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो वेग का मान बढ़ेगा, जैसे वेग बढ़ेगा एफ क्या रह जाएगी, फिर कांस्टेंट रह जाएगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कर लें, बी इंटू 1 माइनस रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हम यहां क्या कर लें, इसको बी डेस मान लें, बी डेस बराबर बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मान लें। क्या क्या चेंज होगा, मैं कह रहा हूं बी को कम कर लो, बी, ये बी इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ये वैल्यू जो आपके पास दिख रही है, इसमें वी जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी को कम करते जाओ, इस अनुपात में बी को क्या करते जाओ, कम करते जाओ, समझ गए बात आप। ये स्थिति है ना, तो ये स्थिति है, तो ऐसा करने पर क्या रहेगा, वेग क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, वेग बढ़ने पर भी क्या रहेगा, इसका मान कांस्टेंट रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। यानी कहने का मतलब आप ये मानो
कि आप ऐसा, सॉरी मैं आपको फिर से बताऊं, देखो क्या करो, फ्रीक्वेंसी आपको क्या रखनी है, ए बराबर क्यू बी बाई 2πm रखनी है। क्या रखनी है फ्रीक्वेंसी आपको, ये रखनी है, सीधी सी बात है। हम ये चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी फिक्स रहे, फ्रीक्वेंसी क्या रहे, क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम जैसे ही वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, जैसे वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू क्या होगी, कम, फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हम क्या करें कि चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि बी √1 - v²/c² का मान वेग v बढ़ने पर भी क्या बना रहे, नियत बना रहे। समझ, आप इस v से इससे कंफ्यूज हो रहे हो, ये लो बस, अब ठीक है। एक नहीं घटा रहे उसको, हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, हम इसको कांस्टेंट करना चाहते हैं। इसको कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ, b का मान इस अनुसार चेंज होना चाहिए। अब ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट, अकेला b कांस्टेंट नहीं रहे, क्या घटा देगा, इसी को तो माना अपने b√, इसी को तो लिया हमने, और ये लिया कहां से है, सुनने कैसे हो रखे हो रहे, इतनी तो गर्मी नहीं है अभी तक, आएगी गर्मी तो जून की एग्जाम होगी तुम्हारी, तुम्हारे तो सर्किट सारे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे ऐसे करते करते, तो है ये तो पंगा है फिर तो। तौलिया ले आओ एक, है ना, और ठंडा करके माथे पे रखते जाओ ऐसे, ठीक है। हाँ, ये b के साथ ही लिया हमने इसको, q/2πm के अलावा ये जो राशि है ये कांस्टेंट रहे। आपको ये b इस प्रकार से चेंज करना है कि ये कांस्टेंट रहे, समझ गए बात, आप ये चेंज करना है कि ये कांस्टेंट रहे, समझ गए। इसका मतलब आपको चेंज क्या करना है, एक्चुअल में b को चेंज करना है, b को इस प्रकार से चेंज करना है कि ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहे दोनों मल्टीपल में, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहने का मतलब f क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। ऐसा करते हो तो वो जो डिवाइस बनती है उसको अपन कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग डिजाइन करते हैं तब उसको इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन कहते हैं, और प्रोटॉन के लिए डिजाइन करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज है ये वाली कि हम क्या करें कि हम देखो, हम b को चेंज नहीं करें, मान लो b हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन हम किसको चेंज कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर लें कि ये फ्रीक्वेंसी इस v पे जिस प्रकार से कम हो रही है, v बढ़ने से फ्रीक्वेंसी जिस प्रकार से कम हो रही है, उसी अनुपात में इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून कर दें, उसको भी क्या करते जाएं, धीरे धीरे कम करते जाएं, ताकि ये फ्रीक्वेंसी, कम होती हुई फ्रीक्वेंसी और कम होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रहे, अभी भी सिंक्रोनाइज रहें, क्या रहें, समकालिक रहें, ठीक है। उसी टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी जो चेंज, सॉरी पोलैरिटी चेंज है, उसी टाइम होती रहे, कला फोकसन की स्थिति बनी रहे। भले ही फ्रीक्वेंसी कम हो गई लेकिन बार बार तो उस फील्ड से गुजरेगा, और बार बार जब गुजरेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट तो होगा ही होगा। हमारा काम यही है, ठीक है। तो ये है, तो डीज के मध्य लगे प्रत्यावर्ती विद्युत विभव या क्षेत्र की जो आवृत्ति है वो इस प्रकार से कम होती जाए कि वो ऊपर वाली आवृत्ति के साथ क्या रहे, अनुनादी रहे, सिंक्रोनाइज रहे, समझ गए। और जब इस प्रकार की डिवाइस बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। क्लियर, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। हालांकि ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट, हाँ, कुछ जो आपके पास साइक्लोट्रॉन है उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट कर देता है, उसके बाद एक्सेलरेट, हाँ, हालांकि प्रोटॉन ड्यूट्रॉन है इनकी एनर्जी काफी दे देता है, उससे लगभग 10 गुनी देता है। साइक्लोट्रॉन जो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं 10, 20, 40 करता है, तो ये लगभग 200, 200 और 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उसको एक्सेलरेट कर देता है, उसका 10 गुना कर देता है। इलेक्ट्रॉन का इससे थोड़ी ज्यादा देता है लेकिन ज्यादा एक्सेलरेट उसको भी नहीं कर पाता, उसमें भी हाथ खड़े कर देता है, ठीक है। इसलिए बीटाट्रॉन बनाया जाता है बाद में, ठीक है। और ये वाला सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है वो किस पर आधारित होता है, कला स्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। आप याद रखना जरा इसको, कला स्थायित्व का सिद्धांत जो होता है वो क्या रखोगे, आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। क्या है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, तीसरे वाले पे आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन पे आ जाते हैं। सिंक्रोट्रॉन और बीटाट्रॉन बाद में पढ़ेंगे अपन। किस पे आधारित है, पहली बात तो ये कर लेते हैं अपन, कला स्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, कला स्थायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। कला स्थायित्व का सिद्धांत क्या कहता है कि जो साइक्लोट्रॉन मशीन आपने डिजाइन करी है उसमें कुछ ऐसी कक्षाएं होती हैं जो जीरो फेज की होती हैं। कुछ कैसी कक्षाएं होती हैं, हाँ, जो जीरो फेज की होती हैं। पार्टिकल उन कक्षाओं में जैसे आ जाता है उसके बाद वो अपने नियत फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेलरेट होता रहता है, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज में रहता है, और कला स्थायित्व उनका
बना रहता है, वो ठीक उसी टाइम बाहर आता है जिस टाइम जो आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू क्या रहे, जीरो। जब पोलैरिटी चेंज होनी होती है, वो एक बार एक्सेलरेट हो जाता है पार्टिकल, एक्सेलरेट होने के बाद वो शून्य स्थायित्व वाली कक्षा में चला जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम पोलैरिटी चेंज हो रही होती है और पोटेंशियल का मान जीरो होता है, फील्ड का मान जीरो होता है, वो उसी टाइम बीचों बीच रहता है, डीज के बीच वाले भाग में उसी टाइम रहता है, इसलिए वो बार बार एक्सेलरेट नहीं होता, वो उसी एक नियत आवृत्ति से घूमता रहता है। फिर समझ गए बात? एक होता है जस्ट उससे थोड़ा ऊपर नीचे वाली स्थिति रहती है, थोड़ा सा फेज डिफरेंस रहता है उनमें। तो क्या रहता है, जो डीएक्सेलेशन वाली स्थिति आती है तो उस कंडीशन वो डीएक्सेलेट होकर या एक्सेलरेट होकर के वो वापस एक नियत जो कला स्थायित्व वाली कक्षाएं हैं उनमें पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कला स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। और ये दिया किसने था, मैक्स मूलर ने दिया था, और वेक्सलर और मैक्स मिलर ने, सॉरी वेक्सलर और हाँ दोनों ने दिया था, प्रतिपादित किया था। और इसी आधार पर कौन काम करता है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। इसके अनुसार साइक्लोट्रॉन में कुछ ऐसी कक्षाएं स्थापित की जा सकती हैं जिनकी कला क्या रहती है, स्थायी रहती है। समझ गए बात? अब परिवर्तित होते विद्युत क्षेत्र या परिवर्तित होते विद्युत क्षेत्र के साथ उन कक्षाओं में जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं और अपने एक नियत स्थायी फ्रीक्वेंसी के साथ काम करते रहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट होते रहते हैं। होता क्या इसमें, चुंबकीय क्षेत्र समांगी और नियत रखा जाता है, क्योंकि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट रखा जाता है वो सिंक्रो, जिनमें विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रखा जाता है वो सिंक्रोट्रॉन। ये सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन और वो सिंक्रोट। साइक्लोट्रॉन में दोनों ही समांगी रहते हैं, नियत रहते हैं। समझ गए? हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र समांगी और क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। डीज पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की जो आवृत्ति है वो इस प्रकार प्रवृत्त किया जाता है कि वेग में परिवर्तन से द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण आयन की जो सर्पिलाकार गति है उसकी जो आवृत्ति है उस आवृत्ति में परिवर्तन का प्रतिकार हो सके। इसका मतलब समझ में आया कि साइक्लोट्रॉन में जो डीज थी उनके भीतर जो भी आपने इलेक्ट्रॉन रखा था उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, आपेक्षिक होते ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या होना शुरू हो गई थी, कम हो गई थी। तो हम यह इलेक्ट्रिक फील्ड को उसी ट्यूनिंग में कम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो दिक्कत वहां दिक्कत क्रिएट कर रही थी वो यहां अब दिक्कत नहीं होगी। उसको कंपनसेट हमने कर लिया। किससे कंपनसेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी उसके साथ अनुनादी तौर पे कम करते करते हम उसको एक्सेलरेट करते रहते हैं, ठीक है। ये इस सिद्धांत पर आधारित होता है। कोई दिक्कत इसमें? मजेदार बात क्या, देखो इसमें एक ही डीज यूज की जाती है। डीज कितनी यूज की जाती है इसमें, एक ही यूज की जाती है। ये डी रहती है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक ही डी है, खोखली होती है, ये एक ही डी आपको दिख रही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स आपके पास है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड पावर सोर्स है। मॉड्यूलेटेड पावर सोर्स का मतलब हम फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। समझ गए बात अब? और नॉर्मली हमें क्या करना है, हाई फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को क्या करते जाना है, कम करते जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। एकल डी है, एक ही डी यूज की जाती है। ये वैक्यूम चैम्बर आपके पास रहता है, जो बाहर वाला चुंबकीय ध्रुव, ये चुंबकीय ध्रुव दिया गया आपको, पूरा का पूरा ये सेटअप किसमें है कवर, ये डी किसमें कवर है, एक वैक्यूम चैम्बर में कवर है। डी एक ही है, चैम्बर पूरा का पूरा है, और ऊपर नीचे क्या लगाया गया, इस पर चुंबकीय ध्रुव लगाए गए हैं। बस फर्क इतना ही है, इसमें एक डी है और पावर जो आपने दी है वो मॉड्यूलेटेड पावर सप्लाई है आपके पास, और वहां साइक्लोट्रॉन में दो डीज थी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी नियत फ्रीक्वेंसी का आपके पास विद्युत क्षेत्र था, इतना ही था, ठीक है। इसमें इतना ही है, सेटअप वैसा ही है, चुंबकीय ध्रुव वैसे ही है, और उसी क्षैतिज दिशा में दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, ये डी लगी हुई है, ठीक है। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल घूमेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्थिति है सीधी सी। और वैसे ही दो बार ये क्या करेगा, उनको एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करेगा। एक तो जैसे इसके अंदर भीतर प्रवेश करते टाइम यहाँ पोलैरिटी रहेगी उसकी, एक जैसे बाहर निकालेगा तब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो ये काम दो डी मिलकर करते थी, वो सारा का सारा काम एक ही डी से करवा देंगे। समझ गई बात? अब ये सारा का सारा काम होता है। आयन सोर्स जो आपके, और ये पूरा का पूरा चेंबर किस में रहता है, निर्वातिक रहता है। खास बात क्या रहती है, वर्ताकार पथ पर, सर्पिलाकार पथ पर जैसे आयन को अपन गति करवाते हैं, मैग्नेटिक ये स्थिर विद्युत विक्षेपक और चुंबकीय विक्षेपक लगे रहते हैं। इनकी सहायता से जब भी इसकी मैक्सिमम रेडियस हो जाती है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस आयन पुंज को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें आयन पुंज स्फोटों के रूप में बाहर निकलता है। ये देखो पीले अक्षरों में मैंने लिखा, उसमें किस में निकलता था, किरण पुंज के रूप में, लगातार एक बीम मिलती थी आपको साइक्लोट्रॉन में। इसमें ब्रस्ट मिलेंगे, ठीक है। और ब्रस्ट का मतलब बुलेट है ना, बुलेट में कहेगा ना, और पटाखा गला रहा क्या है ना, ऐसे ब्रस्ट मिलेंगे इसमें। हालांकि बहुत कम टाइम में मिलेंगे, 100 माइक्रोसेकंड के अंतराल में आपको ब्रस्ट मिलते जाते हैं इसमें, ठीक है।
ये वाली स्थिति रहती है। तो और ये विक्षेपक प्लेट है, वही सारा का सारा सिस्टम जो उसमें था ये सारा रहता है, केवल चेंज इतना है, डीज है, मॉड्यूलेटेड आपके पास पावर सोर्स है, ठीक है, इतना ही फर्क है इसमें और कोई खास फर्क नहीं है। डी एक ही है और सर्पिलाकार पथ पर घुमाता है, आयन पुंज जो आपको मिलता है वो स्फोटों के रूप में मिल जाता है। कोई दिक्कत इसमें? करते क्या है, जैसे आयन सोर्स है उस आयन सोर्स से हम एक पुंज इसमें डालेंगे छोटा सा, या आयन का जो आपके पास सोर्स है उससे जितने भी आयन आपको चाहिए वो एक साथ इसमें डाल देंगे। डालते ही क्या करेगा, ये उनको सर्पिलाकार जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके घुमाएगा, किस पर? सर्पिलाकार पथ पर घुमाएगा। और ये क्या करेगा, जैसे ही पार्टिकल बाहर आया, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन जैसे ही बाहर आया ये यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी पे आ जाएगा, और घूम के जैसे इधर आएगा वो किस पे आ जाएगा? नेगेटिव पोलरिटी पे आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा पॉजिटिव पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला बाहर आएगा तो हाँ बाहर की ओर भेजेगा, और यहाँ पास आएगा तो अट्रैक्ट करेगा और अंदर घूमता रहेगा। और जैसे लगभग 50,000 के आसपास चक्कर वो लगा लेता है, इसमें बहुत कम टाइम में लगा लेता है, लगभग 50,000 के चक्कर लगता है, तब इन डीज के आसपास वाले रेडिएशन में पहुंच जाता है और उसको कहाँ निकाल लिया जाता है? उससे बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही डीज का प्रयोग किया जाता है और डीज के अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 15,000 गाउस के आसपास रहता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना रहता है? लगभग 15,000 गाउस के आसपास रहता है। त्वरित आयन है वो स्फोटों के रूप में बाहर निकलते हैं, वहां किसके रूप में? पुंज के रूप में। और वो जो आपके पास क्या था, लीनियर एक्सीलरेटर था, वहां भी आपके पास स्पंदों के रूप में बाहर निकल रहे थे, ठीक है ना। दूसरा, चुंबकीय ध्रुवों को इस प्रकार से आकार दिया जाता है कि वे केंद्र से बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटे। मजेदार बात ये है ना। चुंबकीय ध्रुव जो डिजाइन किए जाते हैं वहां सेंटर पे क्या रहता है, यहाँ बीचों बीच वाला जो भाग रहता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बहुत ज्यादा रहता है, ताकि वो क्या करे, बहुत जल्दी छोटे पाथ पर घूमना शुरू कर दे। उसको छोटे पाथ पर घुमाएं ताकि दूर तक जाते जाते उसके साइकिल क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या, बार बार एक्सेलरेट होना शुरू कर दे, तो ज्यादा बार एक्सेलरेट हो वो, समझ गए। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाया जाता है, हाँ ज्यादा लगाया जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। स्थिति क्या रहती है, इससे लगभग 350 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ऊर्जा की प्रोटॉन, 200 तक के न्यूट्रॉन और 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के अल्फा कण प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 10 गुना एनर्जी साइक्लोट्रॉन से दे देता है उनको। और न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के लिए विद्युत क्षेत्र का आवर्ती मॉड्यूलेशन 11.5 मेगाहर्ट्ज से 9.5 मेगाहर्ट्ज तक है, ये याद रखना फ्रीक्वेंसी। न्यूट्रॉन और जो अल्फा पार्टिकल है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, जब न्यूट्रॉन या जो अल्फा पार्टिकल थे वो जब एक्सेलरेट हो गए थे काफी, और जब उनका फ्रीक्वेंसी ऐसा लगे कि उनकी वेलोसिटी बहुत काफी बढ़ चुकी, और अब उनकी वेलोसिटी क्या होना, फ्रीक्वेंसी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और या यूं कहें कि जैसे ही इन अल्फा पार्टिकल को, एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल को जैसे अपन इंसर्ट कराते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं, किसमें, इस डीज के आसपास वाले रीजन में, तो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी रहती है, 11.5 मेगाहर्ट्ज की। यानी जैसे आयन सोर्स से आप पार्टिकल डीज के पास रख रहे हो, यूं मानो, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 11.5 मेगाहर्ट्ज है। तो इनिशियली क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिक फील्ड से आयन एक्सेलरेट करना शुरू हो जाता है, घूमता, और जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती जो बहुत ज्यादा, जैसे उसका स्पीड है वो प्रकाश के वेग के आसपास वाले रीजन में आता है, तो उसमें जैसे फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू होती है, उसी अनुसार इस 11.5 से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता 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 कहां तक आ जाता है, 9.5 मेगाहर्ट्ज तक आ जाता है। और इतना आते आते जो लगभग 50,000 के आसपास चक्कर लगा चुका होता है, सफिशिएंट उसके पास एनर्जी आ चुकी होती है, उसको विक्षेपक प्लेट से कहाँ निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। सेम स्थिति किसके लिए की जाती है, प्रोटोनों के लिए। कहाँ, 23 मेगाहर्ट्ज वाली स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी रहती है उस टाइम उसको उसमें इंजेक्ट कराते हैं, और जब वो स्पीड गेन करना शुरू करता है और फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू होती है, तो उसका कम करते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक मॉड्यूलेट करते हैं, 15.6 मेगाहर्ट्ज तक अपन मॉड्यूलेट करते हैं, और उसके बाद प्रोटोनों को भी क्या कर लिया जाता है, बाहर। लगभग कितना, 350 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी मिल जाती है, समझ गए बात। तो नियत चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयन की कोणीय आवर्ती हम जानते हैं, क्यूबी बाई एम आपके पास है, रख दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्यूबी सी स्क्वायर और ई। ये ई क्या रहती है, हाँ वो जो आयन पुंज आपके पास है उसकी क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी आपके पास वहां रहेगी, तो यहां रख दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। आप फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरे पदों में भी इसको लिख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला इसका है नहीं। अपेक्षता की स्थिति में आप ई को क्या लिख सकते हो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के, द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी उसकी, उस फॉर्मेट में लिखो तो आपके पास फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो आप। एफ नोट वो फ्रीक्वेंसी है जो क्या आपके पास साइक्लोट्रॉन वाली फ्रीक्वेंसी है, क्यूबी बाई 2 पाई एम नोट वाली फ्रीक्वेंसी है। चेंज जो आया है वो आपके पास है ही, समझ गए। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप लिखना चाहो कि पथ की त्रिज्या कैसी, तो एम वी अपॉन क्यू बी जानते हैं अपन, पी बाई क्यू बी, तो पी सी बाई
QBC लिख सकते हो। एनर्जी इस फॉर्मेट में भी आप जानते हो, E स्क्वायर बराबर P²C² प्लस m0² आपने क्वांटम में पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इस E स्क्वायर को आपने कैसा लिखा था, या पीसी को कैसे लिखा था, याद आया ऐसा? इसको पीसी को क्या लिखा था, K² प्लस 2m0 C² K लिखा था क्या? तो ये वाले फॉर्मेट में इस एनर्जी को रख सकते हो, आर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास सिंपल सी स्थिति थी। के बढ़ने पर त्रिज्या भी क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर देखो जरा, के बढ़ाओगे यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगी तो रेडियस भी क्या होती जाएगी, सिंपल ही बढ़ती जाएगी, कोई खास फर्क नहीं है। डिपेंडेंसी आप आराम से देख सकते हो, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के लिए बातें कौन कौन सी जो ध्यान रख सकते हो। भारी आवेशित कणों अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। हल्के आवेशित कण हैं, कौन से, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ये जो म्यून है उनको त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च ऊर्जा पर ये दूसरी समस्या क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। क्या करना हो जाता है इनमें शुरू है, तो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सॉरी, क्या करता है वो, एनर्जी रेडिएशन शुरू कर देता है और उससे उसकी एनर्जी कम होना शुरू। तो इनको छोटे हल्के पार्टिकलों को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी सॉरी बहुत ज्यादा एनर्जी भी इनको नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये आपके पास तीनों के तीनों थे, कौन थे, लीनियर एक्सेलेरेटर, साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन। तो इसमें तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया, नेक्स्ट में जो सिंक्रोट्रॉन है उसमें क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करोगे। ठीक है, तीन बच गए आपकी, कौन से, बीटाट्रॉन बच गया इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बच गया और इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। सो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको हाँ धन्यवाद।